स्वागत। मैं हूं प्रियंका राय। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे इस वक्त की सबसे बड़ी खबर से। राजस्थान यूनिवर्सिटी से इस वक्त की बड़ी खबर सामने आ रही है। राजस्थान यूनिवर्सिटी में जोरदार हंगामा देखने को मिल रहा है। एबीवीपी महासचिव का नामांकन रद्द हो गया है और नामांकन रद्द होते ही हंगामा शुरू हो गया। एबीवीपी कार्यकर्ताओं ने चुनाव अधिकारी को घेर लिया। चुनाव कार्यालय में जोरदार हंगामा जारी है। ये तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। सबसे पहले न्यूज 18 राजस्थान पर एबीवीपी का ये हंगामा देखने को मिल रहा है। बताया जा रहा है कि चुनाव अधिकारी को घेर लिया गया है। ये तस्वीरें भी आप देख पा रहे हैं। और इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ जयपुर से सहयोगी लवली वधवा इस वक्त सीधे हमारे साथ जुड़ चुके हैं। लवली, हंगामे की ये तस्वीरें हम देख पा रहे हैं, क्या कुछ ताजा अपडेट वहां से बताइएगा जरा। देखिए, यूनिवर्सिटी के ग्राउंड जीरो पर इस वक्त हम लोग मौजूद हैं। वो चुनाव अधिकारी का कार्यालय, जहां पर डीएसडब्ल्यू का कार्यालय, जहां पर ये पूरी गहमा गहमी जो है पिछले 2 घंटे से चल रही है लगातार। अब इस बंद कमरे के अंदर जो है यहाँ पर टीम को बैठाया गया, जो स्क्रूटनी कमेटी की टीम है उसे यहाँ बैठाया गया है। साथ में जो आपत्ति जारी करने वाले जो लोग हैं, जिन्होंने इस बात को लेकर के आपत्ति जताई कि जो प्रत्याशी हैं जिनके नामांकन में जो कमियां पाई गई है, जो महासचिव है उसके नामांकन के अलावा जो है संयुक्त सचिव और उपाध्यक्ष, 3 नामांकन में कमियां पाई गई है। 3 नामांकन यहाँ पर रद्द किए गए। इस बंद कमरे के अंदर जो है इस कमरे की कुंडी लगा दी गई है। कड़ी सुरक्षा व्यवस्था के बीच में यहाँ पर ये कार्रवाई जो है वो की जा रही है। गहमा गहमी का माहौल था। हमारे साथ राजवीर सिंह जी, हम उनसे बात करते हैं। सर, बड़ा चैलेंज हो गया पुलिस के लिए छात्र संघ इलेक्शन कराना। अभी क्या गहमा गहमी चल रही है सर? छात्रों की आपत्तियां हैं, उनको जो टीम है वो एनालिसिस कर रही है। तो क्या लगता है सर, आपको सहमति बनने की उम्मीद लग रही है? कोई बता सकता है। तो अभी किस तरह के हालात बने हुए हैं सर? सामान्य है। तो देखिए, सामान्य हालात हैं, लेकिन यहाँ पर कोशिश की जा रही है कि शांति बनाई जाए। अब ये एबीवीपी के तमाम कार्यकर्ता जो हैं वो यहाँ पर मौजूद हैं और जो प्रत्याशी हैं उनके समर्थक जो हैं यहाँ मौजूद हैं। फिलहाल जो डीएसडब्ल्यू का ये जो दफ्तर है, इसे बंद कर दिया गया। इसके दरवाजे पर ताला लगा दिया गया। इस दरवाजे को बंद करके, ताला लगा करके बंद कर दिया गया है। और यहाँ पर ये तमाम एबीवीपी के कार्यकर्ता मौजूद हैं, उनसे बात करते हैं। क्या लग रहा है आपको, क्यों नामांकन रद्द हुए? कारण तो बताया होगा नामांकन रद्द होने का। देखिए, इनके पास कोई कारण नहीं है। ये सरकार के दबाव में है। हम पहले सिंगल बेंच में कोर्ट में गए थे, सरकार ने हमारे पक्ष में आदेश दिया था। ये डबल बेंच में कोर्ट यूनिवर्सिटी गई, इनका वकील गया, फिर भी इनकी 3 याचिका कोर्ट ने रद्द की और हमारे पक्ष में, हमारे महासचिव पद के प्रत्याशी के पक्ष में, अध्यक्ष पद के प्रत्याशी के पक्ष में फैसला किया। लेकिन सरकार के तानाशाही रवैये, दबाव के कारण हमारे पर्चों को खारिज करना चाहते हैं। लेकिन ये लड़ाई हम अंत तक लड़ेंगे, हम चुप नहीं बैठेंगे। और इस सरकार को भी आने वाली 27 तारीख को ये आम छात्र और युवा शक्ति करारा जवाब देगी। अच्छा, क्या लग रहा है आपको, क्यों इस तरह के, जब कमियां होगी तभी तो नामांकन रद्द होंगे, अपने आप थोड़ी रद्द की जाएगी? देखो, इनको लगता है कि सरकार इनकी है, लोग इनके हैं, एनएसयूआई इनकी है, तो ये एक पूरा दबाव बना के इनका एक पूरा माहौल है कि एपी को कैसे भी करके बाहर किया जाए। तो जब बीजेपी की सरकार थी तब आप लोगों ने भी इस तरह का कुछ किया था? नहीं सर, देखो, बीजेपी सरकार से हमें क्या मतलब है? कभी कहा हमने कि बीजेपी किसी नेता हमने नारे लगाए हो कभी एपी के कार्यकर्ताओं ने? बताओ, नहीं लगाए कभी। और एक चीज मैं बता दूं, एबीवीपी के अगर सबसे ज्यादा मुकदमे लगे तो बीजेपी सरकार में लगे। बात वो नहीं है, बात ये है जब कोर्ट में निर्णय आ गया इनको लड़ने के लिए, और कल फिर यूनिवर्सिटी प्रशासन ने और जो इनके नुमाइंदे, इन्होंने वापस डबल बेंच में वहां पे अपील दायर की। कल दोबारा फैसला आया, उसमें भी इनको एलिजिबल ठहरा दिया गया। फिर भी नामांकन रद्द क्यों? अच्छा, गुस्सा कितना है एबीवीपी के कार्यकर्ताओं में नामांकन रद्द होने से? अगर अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के साथ सरकार ऐसे ही अत्याचार करते हुए विद्यार्थी परिषद का कार्यकर्ता ये छात्र संघ चुनाव नहीं होने देगा। मैं खुद आत्महत्या करूंगा अगर सरकार ऐसे ही दबाव बना के छात्रों की आवाज को दबाएगी। तो मैं और हमारे कार्यकर्ता 26 तारीख को लाशें बिछेगी राजस्थान के अंदर अगर चुनाव। अध्यक्ष भी हमारे साथ हैं, किस बात का गुस्सा? जूतम पैजार तक हो गई। देखिए सर, पहली बार एबीवीपी ने किसान के बेटों को चुनाव लड़ाया है। ये कुछ बुद्धिजीवी पूंजीवादियों को सहन नहीं हो रहा। अगर हमारे कैंडिडेट के नॉमिनेशन में कुछ समस्या थी, विश्वविद्यालय ने पहले रोक लगे, हम हाईकोर्ट से परमिशन लेके आए हैं। अब ये लोग हाईकोर्ट को भी नहीं मान रहे हैं। तो इनको क्या, एनएसयूआई और जो कांग्रेस सरकार है, चुनाव, विधानसभा का चुनाव नजदीक है, उनको लगता है कि कहीं एबीवीपी जीत गई तो नेगेटिव मैसेज आएगा, इसलिए वो किसी भी कीमत पर कैसे भी दमन। किसका दबाव है? गहलोत सरकार का। राजस्थान में गहलोत सरकार है, किसी भी कीमत पे एबीवीपी के कार्य। पहले तो आपके सामने की बात है, सब कुछ पता है। चुनाव लड़ने हम हाई कोर्ट तक लड़े। विद्यार्थी परिषद ने डबल बेंच में एक अपील की थी, सिंगल बेंच की अपील जब वो मंजूर हो गई, विद्यार्थी परिषद के कार्यकर्ताओं के हक में फैसला आया, तो डबल बेंच चली गई यूनिवर्सिटी। अब वहां से भी जब यूनिवर्सिटी को और हायर एजुकेशन डिपार्टमेंट को फटकार लगी, लेकिन उसके बावजूद भी आप देखिए माहौल किस तरह का है कमोबेश यहाँ पर। माहौल हम देख पा रहे हैं। पुलिस का कहना है कि माहौल शांत हो चुका है, सिचुएशन अंडर कंट्रोल है, लेकिन तस्वीरें
देखकर फिलहाल तो ये नहीं लग रहा है। वहां पर अभी भी गर्मा गर्मी का माहौल है। बहुत शुक्रिया लवली आपका इन तमाम जानकारियों के लिए। और अगली खबर का रुख करेंगे। हैदराबाद में विवादित टिप्पणी करने वाले तेलंगाना से बीजेपी विधायक टी राजा को हैदराबाद सिटी ट्रांसफोर्स और शाहीनगंज पुलिस ने गिरफ्तार किया है। दरअसल तेलंगाना से बीजेपी विधायक टी राजा के द्वारा दिए एक विवादित बयान के बाद मामला गर्मा गया है। हैदराबाद में उनके इस बयान के खिलाफ कल शाम से ही प्रदर्शन जारी है। टी राजा का आरोप है कि उन्होंने विवादित बयान दिया है। उन पर यह आरोप है कि स्टैंड अप कॉमेडियन मुनव्वर फारूकी के खिलाफ जारी अपने विवाद में टिप्पणी की है। हैदराबाद दक्षिण क्षेत्र के डीसीपी पी साई चैतन्य ने जानकारी देते हुए बताया कि अपमानजनक टिप्पणी के लिए विधायक राजा सिंह के खिलाफ एफआईआर दर्ज कर ली गई है। राजा के खिलाफ कार्रवाई की मांग को लेकर बीती रात साउथ जोन डीसीपी कार्यालय में भी विरोध प्रदर्शन शुरू किया गया था। तो वहीं ओवैसी ने बीजेपी विधायक की विवादास्पद टिप्पणी पर निशाना साधा है। आइए सुनते हैं। अगर हम मुसलमान हैं तो उनकी वजह से मुसलमान है, प्रॉफेट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वजह से। और आप इस तरह की गंदगी अपनी जबान से अदा करते हैं। ये भाजपा की तरफ से इनका एक ऑफिशियली ये कोशिशें की जा रही हैं और साथ ही साथ वो नहीं देखना चाहते कि तेलंगाना में एक अमन है। तेलंगाना में पिछले 8 साल से कोई कम्युनल राइट नहीं हुआ है। हैदराबाद पीसफुल है, इसीलिए आज हैदराबाद का नाम ना सिर्फ देश में बल्कि पूरी दुनिया में एक इज्जत की निगाहों से देखा जाता है। हैदराबाद एक डेस्टिनेशन सेंटर है। जो भाजपा के विधायक ने जो गंदगी बकी, मैं उसका कंडेम करता हूं और मैं बीजेपी से पूछना चाहता हूं, इस पर अब आप क्या कहेंगे? उधर महाराष्ट्र के शिवसेना विवाद मामले में सुप्रीम कोर्ट ने फैसला करते हुए 5 जजों की संविधान पीठ को ये मामला सौंप दिया है। ताजा जानकारी के मुताबिक शुक्रवार के इस मामले की सुनवाई होगी। 5 जजों की बेंच शुक्रवार तय करेगी कि शिवसेना के चुनाव चिन्ह पर आयोग अभी अपनी सुनवाई जारी रखे या नहीं। सीजेआई ने कहा है कि संविधान पीठ तय करेगी कि क्या स्पीकर के खिलाफ प्रस्ताव लंबित हो तो वो अयोग्यता पर सुनवाई कर सकते हैं। इस दौरान सदन की कार्यवाही कैसे चले, सीजेआई ने पार्टियों के आंतरिक लोकतंत्र और उसमें चुनाव आयोग की भूमिका पर भी संविधान पीठ को विचार करने को कहा है। सीजेआई ने कहा कि चुनाव चिन्ह पर फैसला आयोग को ही लेना है, लेकिन परसों की सुनवाई तक आयोग इस प्रक्रिया को रोके रखे। और अगली खबर का रुख कर लेते हैं। राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में आज कांग्रेस पार्टी की तरफ से भारत जोड़ो यात्रा का लोगो और कैंपेन लॉन्च किया गया। कांग्रेस पार्टी मुख्यालय में आज दोपहर 12 बजे प्रेस कॉन्फ्रेंस में जयराम रमेश और मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह समेत कई नेता मौजूद रहे। इस दौरान कांग्रेस ने 7 सितंबर से शुरू होने वाली अपनी भारत जोड़ी यात्रा का लोगो, टैगलाइन और पंफलेट जारी किया। पार्टी नेता जयराम रमेश ने बताया कि इस बाबत हमने एक वेबसाइट भी लॉन्च की है। तो भारत जोड़ो यात्रा को का लोगो और कैंपेन की शुरुआत को लेकर यहां पर बातचीत की गई। 7 सितंबर से इसकी शुरुआत की जानी है। 3500 किलोमीटर की ये यात्रा दूरी तय करेगी। उधर पूर्व सांसद अतीक अहमद की मुश्किलें लगातार बढ़ती जा रही हैं। माफिया अतीक अहमद की 75 करोड़ की अवैध संपत्ति कुर्क होगी। प्रयागराज के डीएम ने अवैध संपत्तियों को कुर्क करने का आदेश दे दिया है। पुलिस को 6 सितंबर तक कार्रवाई कर डीएम को रिपोर्ट सौंपनी है। कुछ दिन पहले ही धूमनगंज पुलिस ने अतीक अहमद को 24 करोड़ की संपत्ति कुर्क किया था। धूमनगंज और पूरा मुफ्ती थाना पुलिस अहमद की अवैध संपत्तियों की तलाशी कर रही है। पुलिस ने कौशांबी जिले में अतीक की पत्नी शाइस्ता के नाम 8 बीघा जमीन का पता लगाया है। इसके अलावा शाइस्ता के नाम से हाईवे पर भी 50 बीघा जमीन मिली है। रहीमाबाद में अतीक के नाम से 2.25 बीघा प्रॉपर्टी की जानकारी पाई गई है। इन तीनों प्रॉपर्टी को कुर्क करने के लिए एसएसपी के जरिए डीएम से अनुमति मांगी गई थी। पुलिस गैंगस्टर एक्ट के धारा
14 वन के तहत माफियाओं की अवैध संपत्तियों को कुर्क कर रही है। बाहुबली पूर्व सांसद अतीक अहमद गुजरात के साबरमती जेल में बंद हैं। बाहुबली का छोटा बेटा अली अहमद नैनी सेंट्रल जेल में बंद है, जबकि बड़ा बेटा मोहम्मद उमर फरार चल रहा है। और खबर मुंबई से है। मुंबई में इस साल दही हांडी उत्सव काफी उत्साह के साथ मनाया गया। हालांकि सोमवार को शहर में दही हांडी से संबंधित पहली मौत दर्ज की गई। दरअसल 24 वर्षीय गोविंदा संदेश दलवी को दही हांडी प्रतियोगिता के दौरान सिर में गंभीर चोट आई थी। इसके बाद उसे अस्पताल में भर्ती कराया गया था, लेकिन सोमवार को उसने दम तोड़ दिया। परिजनों ने मेडिकल सलाह के बिना दलवी को डिस्चार्ज करा लिया था। ये दलवी विले पार्ले के बामनवाड़ा का निवासी है। तो उसे 19 अगस्त को रात 11 बजे कूपर अस्पताल में भर्ती कराया गया था। हालांकि उसके परिवार ने 21 अगस्त को मेडिकल सलाह के बिना उसे अस्पताल से डिस्चार्ज करा लिया। बाद में तबीयत बिगड़ने पर उसे नानावती अस्पताल ले जाया गया, जहां डॉक्टरों ने सोमवार रात 9 बजे उसे मृत घोषित कर दिया। अस्पताल के एक अधिकारी ने बताया कि उसके सिर में गंभीर चोटें आई थीं और उसे सर्जरी की जरूरत थी। हालांकि उसकी हालत बिगड़ती चली गई और सोमवार की रात करीब 9 बजे उसकी मौत हो गई। और अगली खबर का रुख कर लेते हैं। टिकटॉक स्टार और भारतीय जनता पार्टी नेत्री सोनाली फोगाट की मौत हो गई है। गोवा में हार्ट अटैक की वजह से सोनाली फोगाट का निधन हो गया। सोनाली फोगाट ने 2019 में हरियाणा चुनाव में बीजेपी की टिकट पर आदमपुर से विधानसभा का चुनाव लड़ा था। चुनाव के दौरान वो टिकटॉक पर अपने वीडियोस के लिए भी काफी चर्चित थी। भाजपा नेता और अभिनेत्री सोनाली फोगाट का सोमवार रात गोवा में दिल का दौरा पड़ने से निधन हो गया। मौत से समय पहले सोनाली फोगाट ने अपना एक वीडियो भी पोस्ट किया था। साथ ही उन्होंने ट्विटर अकाउंट पर अपनी प्रोफाइल पिक्चर भी बदली थी। बताया जा रहा है कि वे अपने कुछ स्टाफ मेंबर के साथ गोवा गई थी। स्थानीय प्रशासन उनकी मौत की वजह की पुष्टि करने में जुटा हुआ है। वहीं हरियाणवी डांसर और सिंगर सपना चौधरी की मुश्किलें बढ़ती नजर आ रही हैं। उत्तर प्रदेश के सपना के खिलाफ अरेस्ट वारंट जारी हुआ है और अदालत ने गिरफ्तारी के भी आदेश दे दिए हैं। प्रदेश की राजधानी लखनऊ की सीजेएम कोर्ट ने मशहूर डांसर सपना चौधरी के खिलाफ एक डांस कार्यक्रम कैंसिल करने और टिकट धारकों को पैसा नहीं लौटाने के मामले में सोमवार को गिरफ्तारी का वारंट जारी किया है। सोमवार को सपना चौधरी को सुनवाई के लिए हाजिर होना था, लेकिन वे हाजिर नहीं हुई और न ही उनकी ओर से कोई अर्जी दी गई, जिसके बाद कोर्ट ने कड़ा रुख अपनाते हुए सपना चौधरी के खिलाफ गिरफ्तारी वारंट जारी करने के आदेश दिए हैं। और अब बात राजू श्रीवास्तव की। कॉमेडियन राजू श्रीवास्तव के जल्दी ठीक होने की पूरी देश दुआ कर रहा है। उनकी हालत में भी अब थोड़ा सुधार हो रहा है। राजू श्रीवास्तव हार्ट अटैक आने के बाद से दिल्ली के एम्स अस्पताल में भर्ती हैं। राजू की हालत में सुधार हो रहा है, मगर वे अभी भी वेंटिलेटर पर हैं। उनके बेस्ट इलाज के लिए कोलकाता से भी डॉक्टर्स को बुलाया गया है। राजू की तबीयत में सुधार होने से जहां उनके फैंस और परिवार को थोड़ी राहत मिली है, वहीं एक चौंकाने वाली खबर भी सामने आई है। इसके बाद से राजू के परिवार की चिंता और बढ़ गई है। एक अनजान शख्स आईसीयू में चला गया और राजू श्रीवास्तव के साथ सेल्फी लेने लगा। इस अनजान शख्स को देखकर राजू श्रीवास्तव का परिवार उनकी सुरक्षा के लिए चिंतित हो गया है। और खबरों में आगे बढ़ेंगे। एक तरफ ताइवान पर चीन के हमले का खतरा मंडरा रहा है। यहां ताइपे शहर में खामोशी के बीच बहुत ज्यादा तनाव है। यहां से 8000 किलोमीटर दूर यूक्रेन पर हमले की बहुत बड़ी तैयारी चल रही है। 24 अगस्त को रूस यूक्रेन युद्ध के 6 महीने पूरे हो रहे हैं। यह महज संयोग ही है कि 24 अगस्त को यूक्रेन की आजादी के 24 साल पूरे हो रहे हैं। आशंका जताई जा रही है कि इस दिन पुतिन यूक्रेन पर बर्बादी के बारूद बरसा सकते हैं।
बरसेगा बर्बादी का बारूद। दुगिन की बेटी की मौत का बदला लेंगे पुतिन। रूस ने तैनात की घातक किंजल मिसाइलें। चौबीस अगस्त को मचेगी कीव में तबाही। यूक्रेन में जंग के 6 महीने बीत जाने के बावजूद कुछ भी नहीं बदला है। यूक्रेन के अलग अलग शहरों पर रूसी सेना की बमबारी का सिलसिला बदस्तूर जारी है। रूसी सेना यूक्रेन के सैन्य ठिकानों को निशाना बनाकर उन पर समंदर, आसमान और जमीन से लगातार रॉकेट और मिसाइलें बरसा रही है। आलम यह है कि रूस ने एक बार फिर अपनी खतरनाक हाइपरसोनिक किंजल मिसाइलें कीव पर तान दी है। दरअसल रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन के करीबी अलेक्जेंडर दुगिन की बेटी दारिया दुगिना की हत्या के बाद यूक्रेन के राष्ट्रपति व्लादिमीर ज़ेलेंस्की ने देश की जनता को एक चेतावनी जारी की है। राष्ट्रपति ज़ेलेंस्की के मुताबिक रूस दारिया दुगिना की मौत का बदला जरूर लेगा और उसके निशाने पर कीव समेत यूक्रेन के अहम शहर होंगे। राष्ट्रपति ज़ेलेंस्की के मुताबिक रूस बदले की ये कार्रवाई 24 अगस्त को करेगा। 24 अगस्त को यूक्रेन अपना 31वां स्वतंत्रता दिवस मनाएगा और ये भी एक संयोग है कि उसी दिन रूस और यूक्रेन के बीच जारी जंग के 6 महीने भी पूरे होंगे। लिहाजा उन्होंने देश की आवाम के नाम एक बयान जारी करते हुए कहा कि वो रूस के हमले के खतरे के चलते अलर्ट रहे। 20 अगस्त को क्राइमिया में रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन के करीबी कहे जाने वाले अलेक्जेंडर दुगिन की बेटी दारिया दुगिना की एक कार बम धमाके में मौत हो गई। यूक्रेन के आरोप के मुताबिक अलेक्जेंडर दुगिन यूक्रेन युद्ध के मास्टरमाइंड है। लिहाजा इस हादसे के बाद उनकी बेटी की मौत का आरोप भी यूक्रेन पर लगा। इस हादसे की जांच कर रही रूस की सुरक्षा एजेंसियों का कहना है कि दरिया जिस एसयूवी में बैठी थी उसमें बम प्लांट किया गया था। खबर के मुताबिक अभी इस बम धमाके के आरोपियों की पहचान नहीं हुई है, लेकिन राजनीतिक विश्लेषकों का मानना है कि ये बम धमाका रूस के लिए एक वार्निंग है। Для пропагандистского аппарата это акт устрашения, для лоялистов, лояльного избирателя это акт такой символический, демонстрирующий, что боевые действия уверенно переносятся на территорию России. То есть это уже теперь не такая абстрактная война там, да. और खबर चित्तौड़गढ़ से है। चित्तौड़गढ़ में नदी के किनारे बनी दीवार बह गई। गंभीरी नदी में तेज बहाव का कहर देखने को मिला। होटल दी ग्रैंड चित्तौड़ की दीवार ढही है। दीवार गिरने का वीडियो भी सामने आया है। ये तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं जहां पर बारिश का कहर देखने को मिला है। होटल दी ग्रैंड की दीवारें पानी में किस तरीके से ढह गई, ये तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। तो तेज बहाव का कहर आप देख सकते हैं। द ग्रैंड चित्तौड़ की दीवारें हैं जो पानी के तेज बहाव में ढह गई हैं। और ये तस्वीरें लोगों ने अपने मोबाइल के कैमरे में कैद कर ली हैं, जहां पर तेज रफ्तार से नदियां बह रही हैं। इस वक्त चूंकि लगातार बारिश का दौर जारी है, नदियां उफान पर हैं, सभी डैम इस वक्त लबालब हो चुके हैं और इसी के चलते दी ग्रैंड होटल का ये जो दीवार था वो भी पानी के तेज बहाव में ढह गया। तो दीवार के गिरने के दौरान की तस्वीरें कैमरे में कैद हो गई हैं, जहां पर कुछ लोग मौजूद थे इस दौरान जब ये दीवार ढह रही थी।
और इस पल को लोगों ने अपने कैमरों में कैद कर लिया है। ये तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं, देखिए किस तरीके से यहाँ पर दीवार गिरने की ये तस्वीरें कैद की गई हैं। गंभीरी नदी ये बताई जा रही है जो होटल के पास से ही गुजरती है, और चूंकि इसमें रफ्तार काफी ज्यादा था और ये दीवार इस रफ्तार को नहीं सह पाई, और यही वजह रही कि ये दीवार पानी के साथ तेज बहाव में बह गई। और ये तस्वीरें आपको चौंका सकती हैं किस तरीके से यहाँ पर मिट्टी की तरह ये दीवार ढहते हुई कैद हुई है। तो राजस्थान में भारी बारिश का दौर दूसरे दिन भी जारी है। उदयपुर, जयपुर, कोटा, अजमेर और भरतपुर संभाग के कई जिलों में 3 इंच से लेकर 11 इंच तक बरसात हुई है। तेज बारिश से यहां नदियां और नाले उफान पर हैं। प्रदेश के सबसे बड़े बांधों में शामिल बिसलपुर से पानी छोड़े बिना ही टोंक सवाई माधोपुर में बनास नदी अपने पूरे वेग के साथ बहने लग गई है। तो ये अलग अलग तस्वीरें, 8 तस्वीरें आपके टीवी स्क्रीन पर दिखा रहे हैं अलग अलग जगहों से, अलग अलग जिलों से, जहां पर बारिश का दौर लगातार जारी है और लगातार बारिश के चलते यहां पर नदी नाले उफान पर हैं। सभी डैम लबालब हो चुके हैं। इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। अब मुझे दीजिए इजाजत, नमस्कार। कि उन्होंने पिछले दिनों 75,000 किलोमीटर की यात्रा की। 16 आने सच, कड़ी मेहनत से उन्होंने हर मुश्किल को मात दी। 14 सितंबर 2019 को जब सतीश पूनिया को पार्टी की बागडोर सौंपी गई थी, तब प्रदेश के कई दिग्गज नेता मैदान में थे। कर्नल राज्यवर्धन सिंह राठौड़, ओम माथुर जैसे कई नेताओं के नाम की चर्चा थी, लेकिन बीजेपी आलाकमान ने पूनिया को पार्टी का प्रदेशाध्यक्ष बनाया। हालांकि पूनिया पहली बार ही विधायक बने हैं, लेकिन संघ पृष्ठभूमि के कारण पार्टी ने उन्हें प्रदेशाध्यक्ष बनाया। शुरू में कहा जा रहा था कि गुटबाजी से घिरी बीजेपी को पूनिया शायद ही संभाल पाए, मगर कड़ी मेहनत से कार्यकर्ताओं के बीच अपनी मौजूदगी से पूनिया हर बाधा पार करते गए। 14 सितंबर 2022 को पूनिया का कार्यकाल पूरा होने जा रहा है, लेकिन पूनिया बेफिक्र हैं। देखिए, हम लोग पैदाइशी कार्यकर्ता हैं और पार्टी हम लोगों की जो भूमिका तय करती है उसको ईमानदारी से, निष्ठा और परिश्रम से निभाना हमारा पहला फर्ज है। इसलिए हमारे बारे में कोई तय करना है, पार्टी को ही तय करना, हम खुद तय नहीं करते। हमारी कोई अपनी महत्वाकांक्षा नहीं है। अब पूनिया की बेफिक्री की वजह जरा और करीब से समझ लीजिए। 3 साल पहले जब सतीश पूनिया को प्रदेश की बागडोर सौंपी गई थी तो हालात मुश्किल थे, मगर पूनिया हर मोर्चे पर सरकार को घेरते रहे। श्री गंगानगर से लेकर बांसवाड़ा तक, भरतपुर से लेकर बाड़मेर तक, हर जगह उन्होंने सरकार विरोधी आंदोलनों की अगुवाई की। जेपी नड्डा और अमित शाह के कई सफल दौरे कराए और पार्टी की उम्मीदों पर खरे उतरे। अंकल तो एक्टिवनेस तो उनकी रही है, इसमें तो कोई दो राय नहीं। निश्चित रूप से प्रवास भी उनके हुए हैं, प्रवास के रूप से भी जाते हैं, इसमें तो चीज नहीं है। अब यह है कि संगठन का जो आधार है वो कार्यकर्ता आधार है। बीजेपी जो खड़ी होती है वो भीड़ से नहीं खड़ी होती, बड़ी बीजेपी खड़ी होती है वर्कर से। भले ही सतीश पूनिया का कार्यकाल पूरा होने जा रहा हो, लेकिन केंद्रीय स्तर पर प्रदेशाध्यक्ष बदले जाने के कोई संकेत नहीं है। पार्टी के प्रदेश प्रभारी अरुण सिंह ने साफ कह दिया है कि आगामी विधानसभा चुनाव से पहले संगठन में कोई बड़ा बदलाव नहीं होगा। पार्टी के पास वक्त कम है और चुनौतियां ज्यादा। जाहिर है चुनावी साल अगले साल शुरू हो जाएगा, ऐसे में पार्टी सतीश पूनिया को हटाने का जोखिम फिलहाल नहीं ले सकती। कैमरा पर्सन दिलीप चेची के साथ बाबूलाल धायल, न्यूज़ 18 जयपुर।
गदर। दो साल बाद प्रदेश में छात्र संघ के चुनाव हो रहे हैं। सियासत की पहली सीढ़ी यानी छात्र संघ चुनाव को लेकर छात्रों में जोश है, तो जोर आजमाइश से कौन मना कर सकता है। ये 3 तस्वीरें हैं कैंपस में दम दिखाने की। पहले टिकट की मारामारी और फिर खुद को दूसरे से ज्यादा पॉपुलर दिखाने की होड़ में राजधानी जयपुर से लेकर अजमेर और बाड़मेर में भी कैंपस में गदर के हालात दिखे। आचार संहिता का हम पालन करते हैं, छात्रावासों में डीजे बजते हैं, अंदर कैंपस में दारू जाती है, प्रशासन को कुछ नहीं दिखता। एबीवीपी को विश्वविद्यालय प्रशासन और राजस्थान की सरकार चुनाव हराना चाहती है। वो किसी भी कीमत पे चाहते हैं कि एनएसयूआई चुनाव जीते, इसके लिए हम पर लाठीचार्ज किया। सबसे पहले बात राजधानी की। राजस्थान यूनिवर्सिटी में नामांकन के दौरान जमकर हंगामा हुआ। निर्दलीय उम्मीदवार निर्मल चौधरी के समर्थक JLN मार्ग पर प्रदर्शन कर रहे थे। इस दौरान जाम लग गया। मनाही के बावजूद वो राजस्थान यूनिवर्सिटी के अंदर घुसने लगे तो पुलिस ने लाठी चार्ज कर दिया। फिर तो वो हुआ जिसके लिए राजस्थान यूनिवर्सिटी के छात्र मशहूर रहे हैं, यानी पुलिस से भिड़ंत। लगातार 15 से 20 दिन में हम संघर्ष कर रहे हैं। हमने कहा कि इस राजस्थान के अंदर आपने छात्र संघ चुनाव की घोषणा की है तो हम खुले दिल से स्वागत करते हैं, लेकिन इन छात्र संघ चुनाव में क्या आम छात्र की भागीदारी होगी? लेकिन इन विश्वविद्यालय के राजस्थान सरकार के पास कोई जवाब नहीं था। हमने बार बार आंदोलन किया, बार बार ज्ञापन किया, उस समय भी हमें लाठियों से मरवाए गए, हमारे कपड़े फाड़े गए और जेल में डाल दिया गया। लाठी चार्ज के बीच एबीवीपी की रैली को लेकर भी हंगामा मच गया। यहाँ भी पुलिस के रोकने पर छात्र भिड़ गए। सर, अगर कोई एनएसयूआई के कार्यकर्ता या कोई और निर्दलीय अगर छात्र नेता यहाँ पे 2-2 घंटे अगर गेट को जाम करके बैठता है तो इन पुलिस प्रशासन की आंखें नहीं खुलती। लाठी चार्ज के दौरान कई छात्र और पुलिसकर्मी घायल हो गए। पुलिस और छात्र दोनों ओर से जमकर हाथापाई हुई। देखिए, जो भी कानून के अनुसार जो भी कार्रवाई है वो होगी, मुकदमे दर्ज होंगे और जो डिस्पर्स करने की जरूरत होगी पुलिस वो भी करेगी। सर, प्रारंभिक मौखिक क्या सूचना मिली सर आपको? अभी क्या घटना, किस वजह से ये हालात इस तरह के बने सर? देखिए, अभी पूरी चीज़ कहना मुश्किल है क्योंकि जैसे सूचना मिली पुलिस यहाँ पर पहुंची तब पता लगा कि पुलिस अधिकारी के भी चोट आई है और कुछ पत्थर फेंके गए और आचार संहिता को उल्लंघन करने की कोशिश की। जब पुलिस ने रोका तो उनसे पुलिस के साथ भी उन्होंने मुजावरत करने की कोशिश की। इस पर जो भी प्रकरण है उसमें कुछ गिरफ्तारियाँ भी हुई हैं, वो क्या है वो चीज़ें अभी चेक करके बताएंगे। दर्जन भर से ज्यादा छात्रों को पुलिस ने हिरासत में ले लिया है, तो यूनिवर्सिटी पूरी तरह से पुलिस छावनी में। बेनामी लेन देन को लेकर सुप्रीम कोर्ट का बड़ा फैसला। 3 साल की सजा का कानून निरस्त। पुराने मामलों में 2016 के कानून के तहत नहीं होगी कार्रवाई। मरुधरा में बारिश लगातार, हर तरफ हाहाकार। कोटा, बूंदी और उदयपुर में उफान पर नदियां। बाढ़ जैसे हालात, कई गांवों का कटा संपर्क, जनजीवन अस्त व्यस्त।